जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। आप सब जानते हैं कि पेंशन को लेकर के देश में काफी चर्चा का माहौल हमेशा से बना रहता है। कभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, कभी न्यू या नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म ही रहता है। तो इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो या कोई वनडे एग्जाम हो, उन एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर्स हमें एक अच्छे और ऑथेंटिक सोर्स से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहने चाहिए, जिससे हम अपने एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स के सवालों को सही करके जरूर आए। दोस्तों, इसी के संबंध में, इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा इस चैनल पर आपको लगातार 1.5 वर्षों से करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि मेनली न्यूज़पेपर पर आधारित होते हैं। वो चाहे आपका द हिंदू न्यूज़पेपर हो या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हो, जनसत्ता हो या इंडियन एक्सप्रेस। इन 4 न्यूज़पेपर्स की कटिंग के माध्यम से मैं डे टू डे की जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है, उनकी चर्चाएं यहाँ पर आपसे करता हूँ। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि ये चैनल और ये वीडियोस आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत बना देते हैं। तो इसलिए यदि करंट अफेयर्स के समस्याओं से आप परेशान हैं, तो इस चैनल को आप रेगुलरली तौर पे वॉच किया करिए, इसके वीडियोस को वॉच किया करिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम की तुलना कर देंगे, जिससे आपको इन तीनों यानी कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में विस्तार पूर्वक एक समझ आपके दिमाग में विकसित हो जाए। तो चलिए आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें आपको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा है कि मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये बात यहाँ पर आपको मेंशन हुई दिख रही है। अब यहाँ इस पेंशन स्कीम की जो खास बातें रही हैं, उस पर हम आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, 99% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने से फायदा होगा, ये कहा है अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कहा गया कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं, सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। इससे राज्य सरकारों के 90 लाख कर्मचारियों को भी फायदा मिल सकता है, यानी कि यूपीएस को राज्य सरकारें भी समय समय पर जो है लागू कर सकती हैं। ठीक है, क्रमवार। दोस्तों, यूपीएस की खास बातें ये हैं कि यूपीएस में कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित जैसे कि पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है और यूपीएस के प्रावधानों की ये महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए क्या है कि पेंशन की राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है, यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है इस यूपीएस की। दोस्तों, महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। साथ ही सेवा में संपन्न हर 6 माह के लिए मूल वेतन की 10% राशि एकमुश्त मिलेगी, जो कि ग्रेच्युटी के अलावा होगी। मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो कि आपको याद रखना है।
हमारे प्रधानमंत्री जी का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में क्या विचार है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सपोज कीजिए और पढ़ लीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर गृह मंत्री जी का भी बयान यूपीएस के बारे में है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अश्विनी वैष्णव जी जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि केंद्र इस मॉडल को स्वीकार कर सकती हैं, केंद्र के इस मॉडल को राज्य सरकारें भी स्वीकार कर सकती हैं। ठीक है, तो ये राज्य सरकारों के लिए भी जो है ऑप्शन खुला हुआ है कि राज्य सरकारें यूपीएस को स्वीकार करें। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि हाल के चुनाव में विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का मुद्दा बनाने की केंद्र सरकार की काट, ये जो कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाया, उसकी काट जो है केंद्र सरकार द्वारा खोज ली गई है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पेंशन स्कीम्स हैं भारत में, उनको लेकर के हमेशा चर्चाओं का बाजार गर्म ही रहा है। साथ ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगी, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसी के साथ जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। यूपीएस के तहत दोस्तों कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर पूरी राशि में पेंशन मिलेगी। इसका फार्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। तो यहाँ पर ये प्रावधान आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। साथ ही दोस्तों यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना पड़ता है, लेकिन यूपीएस में यानी कि नई पेंशन स्कीम की तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम इस समय चल रही है उसमें कर्मचारियों को 10% का योगदान देना पड़ता है, तो उसी के तर्ज पर यूपीएस में भी कर्मचारियों को 10% का ही योगदान देना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों यूपीएस के कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। यह साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा। इसमें केंद्र सरकार वर्ष 2025-26 के दौरान ही 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है केंद्र सरकार पर पड़ने वाला है। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो यूपीएस है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। इसमें केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार का आकलन है कि अभी कार्यरत 99% से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस से ज्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। साथ ही एनपीएस वर्ष 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग को विस्तार पूर्वक और अच्छे से डिस्कस किया। मैं आगे थोड़ा सा एक और न्यूज़पेपर की कटिंग को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर क्या बताया गया कि यदि राज्य इसे लागू करते हैं तो राज्यों के खजानों पर दो तरफा असर करेगी यूपीएस। यहाँ पर ये वाली बात ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि 2037-38 के बाद राज्यों पर दिख सकता है असर। आकलन के मुताबिक यूपीएस लागू करने का असर राज्यों के वित्तीय प्रबंधन वर्ष 2037-38 के बाद होगा। वजह यह है कि 2004 के बाद सेवा में आने वाले एनपीएस लेने वाले राज्य कर्मियों में 20% वर्ष 2037 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद 15 वर्षों यानी 2038 से 52 के बीच ऐसे 60% कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। एनपीएस के तहत इन कर्मचारियों व सरकार के योगदान से निर्मित फंड से जो राशि बनती है उसे ही इसकी पेंशन का भुगतान उसी से किया जाएगा। अब यहाँ पर विस्तार पूर्वक एनपीएस और यूपीएस को लेकर के कुछ बातें राज्यों के संदर्भ में समझाई गई हैं, वो आप जो है जरूर देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा एनालिटिकल आर्टिकल है, इसमें एनालिसिस करके आप ये समझ पाएंगे कि जैसे अगर एनपीएस या यूपीएस के बारे में कभी आपसे 100-200
शब्दों का कोई सवाल पूछा जाएगा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, तो यहाँ से आपको कंटेंट जो है बड़ा ही ऑथेंटिक और बड़ा अच्छा मिल जाएगा। जैसे एक प्रश्न बन सकता है कि यूपीएस का राज्यों पर क्या असर होगा, ठीक है। इसी तरह का कोई प्रश्न बना करके आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इस आर्टिकल को आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए, जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी राज्यों के स्थिति के संदर्भ में, ठीक है। दोस्तों अब आइए हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा चीजें जान लेते हैं। जैसे देखिएगा फिर से कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की नई पहल है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हालांकि आपको मैक्सिमम बातें अभी समझ में आ गई होंगी, लेकिन यहाँ पर जो मैं चीजें प्रोवाइड कराता हूँ वो इस बात को ध्यान में रख के प्रोवाइड कराता हूँ कि इस कंटेंट का उपयोग आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के मेंस का जो एग्जाम होता है, मेंस वाला एग्जाम, मुख्य परीक्षा, जिसमें आपसे 150, 200, 250 शब्दों में कोई कंटेंट लिखने के लिए डिमांड की जाती है, तो वो डिमांड आपकी यहाँ से फुलफिल हो सके, इसलिए ये जो सेगमेंट होता है हमारे वीडियो का वो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो ये पेंशन स्कीम 200 सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की जो अध्यक्षता वाली एक यूनियन कैबिनेट कमेटी थी, उसने इसको मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया है। तो यहाँ पर तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जब आपने जाना कि यूपीएस क्या है, उसके बाद अब आप ये समझिए कि यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा केंद्रीय कर्मचारियों को, ठीक है, ये मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। दूसरे एनपीएस धारकों के लिए विकल्प है कि इसमें जो है वो स्विच कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम जो है उसमें ये उन लाभार्थियों को ये विकल्प दिया गया है कि आप स्विच करके यूपीएस में आ सकते हैं, यानी कि यूपीएस का लाभ उठा सकते हैं आप। नेक्स्ट है न्यूनतम सेवा आवश्यकता। जैसे यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त के को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलने लग जाएगा। साथ ही दोस्तों राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या इसमें ऑप्शन है, तो यूपीएस जो है प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर ही लिया जाएगा, तो राज्य भी चाहें तो यूपीएस को जो है लागू कर सकती हैं अपने अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। सेवा अवधि क्या होगी, तो यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस कॉलम के अंदर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगाई गई है, जिसके अंदर आपको नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बात की गई है, जानकारी दी है। ये इसको थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे आइए सबसे पहले पुरानी पेंशन स्कीम को समझिए। तो इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से किया जाता है। इस स्कीम में यानी पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। नेक्स्ट, रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान किया गया होता है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान होता है। एंड नेक्स्ट, अब आइए न्यू पेंशन स्कीम यानी कि नई पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में बात करें तो पहला इसका पॉइंट ये है, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित होती है, ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यह सुरक्षित नहीं है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है, ठीक है।
और इस स्कीम में दोस्तों रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। तो आई होप आपको यूपीएस, एनपीएस, ठीक है, और ओपीएस ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। पेंशन स्कीम्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट रहा मैंने चर्चा कर लिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और मेरे चैनल की खास बात यह है दोस्तों कि मैं खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, और यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते मुझे ये समझ है कई बार एग्जाम देने के बाद कि किस तरह का करंट अफेयर जो है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो देखिए न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी न्यूज बिखरी पड़ी होती हैं। अब कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब वो चीज हमें तब पता चलती है जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं संबंधित एग्जाम के, या फिर हम एग्जाम में बैठते हैं लगातार और सफलता भी अर्जित करते हैं आंशिक तौर पे। तब हमें ये समझ जो है विकसित होती है कि किस तरह की न्यूज़पेपर की जो न्यूज है वो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करके इस तरह की वीडियोस लाता हूं, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इस चैनल को विजिट करना बिल्कुल मत भूला करिए। डेली बेसिस पर यहाँ हर आपको 2 दिन में एक नया वीडियो मिलता है, जो कि उस संबंधित घटना को करंट अफेयर से रेफरेंस लेते हुए उसके बैकग्राउंड तक में जाकर के मैप के माध्यम से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई जारी रखें। जय हिंद, भारत माता की जय।